हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एडुग्रोन। दिस इज रोहित, आपका प्यारा एडुकेटर। स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारे रोहित सर की क्लास में। आज अपन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही गया होगा टाइटल से कि क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अपना चैप्टर है और चैप्टर नंबर आई थिंक 16 है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए नया फॉर्मेट लेके आया हूं। एकदम बहुत प्यारा फॉर्मेट है दोस्तों कि एकदम ब्लैंक स्क्रीन है और इतना पॉजिटिव वाइब्स ये देने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर। मैं आप लोगों को इससे पहले एक बार चैप्टर रिवाइज करवा देता हूं। टाइटल से ये पता लग जाना चाहिए कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब क्वेश्चन बेहतरीन होंगे और इतने आसानी से आप कर पाएंगे क्योंकि मैंने बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपने यदि पहली और सेकंड क्लास नहीं लिए तो कोई भी इशू नहीं है। आप ये वाली क्लास लेंगे, आपको पूरा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी चैप्टर नंबर 16 बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। चाहे ये क्लास 1 घंटे की हो, चाहे ये 1.5 घंटे की हो, लेकिन आप पिछली 2 क्लासें यदि आपने नहीं ली है तो मैं यदि ये कहूं कि आपको जरूरत नहीं है तो कैसा लगेगा। आई आप समझ पा रहे हो मतलब। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे तो उसमें जितनी भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है वो मैं आपको इस सेशन में रिवाइज करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस सेशन में फिर से हम रिवाइज करेंगे। यदि आप लोगों ने वो सेशन देखे हुए हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा के देख सकते हैं। और यदि वो वीडियोस नहीं लिए हुए हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि हम शुरू से पढ़ें तो उन सभी को रिवाइज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं अपन। और हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का एक बार क्विक रिवीजन। में भी शायद आधा घंटा लग जाए, में भी शायद 45 मिनट लग जाए, लेकिन उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और जिस तरीके के आपके फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे। यहां तक यदि बात समझ में आई हो और जरा सा भी वीडियो का आपको क्वालिटी पसंद आ रहा हो दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें जितने भी मैं लाइक एनिमेटेड चीजें देखिए आप, ये जो चीजें हैं इस तरीके से जो फॉर्मेट आना और ये बार बार कैंसिल होना, ये सब चीजें मैंने यहां पर आप लोगों के लिए की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए अपन पढ़ने वाले हैं थ्योरी बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम छूटा हुआ टॉपिक कर लेते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठता है दोस्तों। हम लोग क्या कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, जरा एक बार ये चार्ट देखिए। यहां पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सिटू एक्स सिटू कुछ करके अलग टर्म्स की लैंग्वेजेस हैं और उसमें पहला है सर प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में भी सर दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक तो नेशनल पार्क, एक होता है सेंचुरी और एक होता है सर बायोस्फीयर रिजर्व। क्या आप लोगों ने ये टर्म्स कभी सुने हुए लगते हैं? बिल्कुल सर, ये हमारे से फेमिलियर भी है। कैसे सर, जरा मुझे एक बार समझाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जहां पर वो स्पीसीज रखी जाती है जो कि डेंजर्ड कैटेगरी में है। क्या सेंचुरी में भी ऐसा ही होता है और क्या नेशनल पार्क में भी ऐसा ही होता है? हर जगह स्पीसीज की क्वालिटी अलग अलग होती है, स्पीसीज अलग अलग तरीके की मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो इनका मोटिव है वो है कंजर्वेशन करना। बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है कि प्लांट्स कंजर्वेशन किए जाएं, साथ के साथ एनिमल भी, और साथ के साथ बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स और ऐसे स्पीसीज जो देश में खतरे के प्रतीक हैं, जो देश में विलुप्त होने वाले हैं और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं या वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं, जो देश में विलुप्त होने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आज के कई हजार लाखों साल पहले जब डायनासोर देश से विलुप्त हो गए थे, लेकिन क्या वो संपूर्ण विश्व से विलुप्त हो गए थे? बिल्कुल जी हां दोस्तों, धीरे धीरे करके लोग उनका शिकार करने लगे और वो इतने विलुप्त हो गए कि अभी उनके अवशेष मात्र हमें देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत बहुत क्षीण तरीके से, बहुत नष्ट हुए हुए। ठीक है दोस्तों, वही मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो नेशनल पार्क में क्या यहां पर टाइगर्स और मे बी याक, जितने भी एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हो चाहे स्मॉल एनिमल्स हो, डियर, रेट, पिकॉक, इस तरीके के हमें यहां पर जीव जंतु दिखाई देते हैं, यानी एनिमल दिखाई देते हैं। सेंचुरीज, अलग अलग सेंचुरीज होती है। जैसे
राजस्थान में रणथंभौर सेंचुरीज के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। ये सारा चार्ट मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व में दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक तो मरीन जो कि पानी के वाला होता है, और एक टेरेस्ट्रियल जो कि जमीन वाला होता है। उसके बाद एक से तुम्हें सीड बैंक और इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन और या फिर प्रिजर्वेशन और फील्ड जीन बैंक, इसके अलावा सेक्रेड प्लांट जो पवित्र होते हैं, होम गार्डन, आर्बोरिता, बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड एक्वेरिया। एक्वेरिया यहां पर एक्वा जो वर्ड है जरा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं एक्वा की बारे में बात करूंगा, कि जब भी मैं एक्वा के बारे में बात करूंगा, एक्वा के बारे में बात करूंगा तो एक्वा का मतलब यहां पर वाटर से होता है मेरे दोस्तों। यहां पर एक्वा का मतलब वाटर से होता है हमेशा। चाहे आप मूवी देख लेना एक्वामैन, मतलब जो पानी का जो एक्वामैन। अब यहां पर एक बात और ग्रामर में, MAN और MEN में एक फर्क है कि MAN है वो सिंगुलर है और वहीं पर MEN है वो प्लूरल है। इसी तरीके से WOMAN एक महिला की बात कर रहा है, वहीं WOMEN एक से अधिक महिलाओं की बात कर रहा है। तो क्या यदि मैंने यहां पर आप लोगों को यह बताया, वेर इट इज राइट। So biodiversity is an important for human existence. All forms of life are so closely interlinked at disturbance in one gives to rise to imbalance in the others. ये बात मैंने आपको कल पढ़ाई हुई है। There is an urgent need to educate people. people को यहां पर पढ़ाना बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से environment से इको फ्रेंडली हो सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया में जिनको सिर्फ पेड़ काटना आता है, पेड़ लगाना नहीं। वो चंदन की लकड़ी काटना आता है, चंदन के पेड़ लगाना नहीं। तो क्या यहां पर ऐसा कहा जा सकता है मेरे दोस्तों कि एक तरीके से एजुकेशन इतनी जरूरी है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो या ह्यूमन काइंड से रिलेटेड हो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि लोग जो अपने लालच के लिए पैसों के लिए जो जंगली जानवरों का शिकार कर देते हैं, जो काला हिरन जैसे केसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं, और भी बहुत से जीव जंतु जो कि बहुत दुर्लभ, हाथी के दांत इतने ज्यादा बिकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक सींग वाले गेंडे का जो सींग है, वो राइनोसोरस का, सब चीजें इतनी महंगी बिकती है ब्लैक मार्केट में। यहां तक बात तो उनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है मेरे दोस्तों। कि यहां तक बात समझ में आई। एक्चुअली जब मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाने लगता हूं ना, खांसी खांसी चलने लग जाती है। इतनी चीजें आपको समझ में आई हो कि लोगों को पढ़ाना क्यों जरूरी हो चुका है, तो क्या आगे बढ़ना चाहिए। नाउ देयर इज इंक्रीजिंग कॉन्सिक्वेंसेस या फिर consciousness, sorry, there is an increasing consciousness of the fact that such conservation with sustainable uses is possible only with the involvement and cooperation of local communities and individuals. For this, the development of industrial structures of local levels is necessary. The critical problem is out. The critical problem is out. The critical problem is not merely the conservation of species, not the habitat, but the continuation of process of conservation. The government of India along with 155, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि सर जो 155 नेशनल 155 others nations have signed the conservation, मतलब इंडिया के साथ साथ 155 मतलब ओवरऑल 156 कंट्रीज ने यहां पर साइन किया है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ समिट, और जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था सर 1992। ब्राजील की कैपिटल है सर ब्राजीलिया, और ब्राजील के अंदर जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के अंदर कंट्री है ब्राजील, जो कि विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण, यानी यदि मैं एरिया वाइज बात करूं तो रशिया, कनाडा, चाइना, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 3, 2, 5 और ब्राजील, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए राइट। सो ब्राजील जो है सर वो ये एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है,
लेकिन फिर भी जो ब्राजील है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा लैंड फॉर्म एरिया है मेरे दोस्तों। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो में रियो डी जेनेरियो में जब पृथ्वी समिट हुआ था, जो कि एक ट्रॉपिकल जोन में आता है, वहां पर 1992 में जो समिट हुआ था, उस जगह भारत के साथ साथ 155 और कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था मेरे दोस्तों। जरा मैं आगे बढ़ने के बारे में बात करूंगा। द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हैज सजेस्टेड टू द फॉलोइंग स्टेप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहली जो सजेशन है, जो पहली स्ट्रेटेजी है हमारे सामने इस तरीके से कुछ आती है। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। हमें वो एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन्हें हम प्रिजर्व यानी प्रोटेक्ट कर सकें। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल सर, मैनेजमेंट बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। चाहे आप वो कोई तरीके का बिजनेस खोलें या किसी भी तरीके की कोई भी ऑप्शंस खोलें, यहां पर मैनेजमेंट एक तरीके से बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पर बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉरेज प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक्स, एनिमल एंड दियर वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिजर्व्ड। इन सबको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। जरा आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे। ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। हर कंट्रीज को ऐसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जो कि विलुप्त होने वाली है, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जिनके आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स, जिनके वाइल्ड रिलेटिव्स से आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ सर ये वाइल्ड रिलेटिव्स हैं और इनका शिकार किया जा सकता है। जिस तरीके से 12 सिंगा जो होता है, उसके सिंगों का शिकार उसको मारा जाता है सिर्फ उसके सिंग के लिए, या फिर किसी भी टाइगर का शिकार किया जाता है सिर्फ उसके टिथ के लिए, या उसके जो पंजे होते हैं उसके नेल्स के लिए, या उसकी खाल के लिए, यहां तक भालू की खाल के लिए, सिर्फ उसकी चमड़ी के लिए जो उसका शिकार किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से उनका प्रिवेंशन, उनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो जो भी जिस भी स्टेट के जो भी जानवर वाइल्ड हैबिटेट नेचर के हैं, वहां पर उनको उनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। हैबिटेट्स वेयर स्पीसीज फीड, ब्रीड, रेस्ट, नर्स देयर यंग should be safeguarded and protected. International trade in wild plant and animal be regulated. चलिए आगे बढ़ते हैं। To protect, preserve and propagate the variety of species within natural boundaries. To protect, to preserve, to propagate the variety of species with natural boundaries, the government of India passed the Wildlife Act 1972। जब 1972 में ये वाला एक्ट पास हुआ, बात यहां पर समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों कि अंडर विच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज वर स्टेबलाइज्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड। कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुए होंगे। 1972 के बारे में बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों यहां पर। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब यदि यहां तक बात समझ में आ गई है तो देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में आप लोगों को समझा चुका हूं। यहां पर जरा समझने की कोशिश करेंगे फिर से कि सर यदि मैं ये अर्थ के बारे में बात करूंगा, यदि मैंने बनाया कि सर ये अर्थ है, यदि मैं इस पूरे अर्थ के बारे में बात करूं और ये वाला एरिया, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये जो 23, जो मतलब इसका जो 23 से लेके ये वाला जो 23 एरिया है, मतलब ये अर्थ का टोटल 1/4 एरिया है आप मान के चलिए, क्योंकि 23-46 तकरीबन ये वाला जो हिस्सा है ये 23, 46, 69 और ये 90 समथिंग आप मान के चलो ये अर्थ का। तो ये 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया और नीचे ही 4 होने वाले हैं। तो अर्थ का 1/4 जो भाग है, अर्थ का जो 1/4 भाग है वहां ट्रॉपिकल जो जोन है, इसे कहा जाए तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अदरवाइज अर्थ का 1/2 भाग, तकरीबन 23 का लगभग 47% का जो भाग है वो अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया में है मेरे दोस्तों।
यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कंट्रीज वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरिया में रहती हैं, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड की स्पीसीज, वहां पर डाइवर्सिटी होती है। मतलब जो भी कंट्रीज ट्रॉपिकल जोन के बीच में आई, वहां पर क्या आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटीज मिलने वाली है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो साउथ अफ्रीका के जो जंगल हैं या अफ्रीका के जंगल हैं, वहां पर इतने ज्यादा लायन, इतने ज्यादा टाइगर्स, इतने ज्यादा चीता, भालू, एलिफेंट क्यों पाए जाते हैं सर? क्योंकि वो क्योंकि वहां पर वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। इस वजह से जरा आप मेडागास्कर आइलैंड के बारे में बात करके देखिए, क्या वहां पर कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल सर, वहां पर बहुत सारी स्पीसीज हैं, वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है स्पीसीज की। चलिए, देयर आर 12 सच कंट्रीज, नेमली मैक्सिको, कोलंबिया, एक्वाडोर, ये सब कंट्रीज सदर्न अमेरिकन कंट्रीज हैं। पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कांगो बेसिन, आपने रिवर सुने होंगे, कांगो बेसिन अफ्रीका की कंट्री है सर एक। मेडागास्कर आइलैंड अभी जस्ट मैंने बताया है, मैंने कैसे आइडिया लगाया सर? मैंने ये नोट्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने आइडिया लगाया कि जब मुझे मैप इमेजिन करने लगता हूं ना, तो मुझे पार्ट पता है कि मैं जब अर्थ बनाऊंगा, अर्थ में सर ये एक हिस्सा में डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, ये 0 डिग्री है इक्वेटर, जिसे मैं बोल दूंगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर, यहां पर 23.5 और यहां पर नीचे 23.5। तो क्या इस एरिया में ही जो है, क्या यहां पर मैं बोल दूंगा कि यहां पर मेडागास्कर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप गलत नहीं बता सकते हैं। चाइना, इसके अंदर आएगा भारत, इंडिया, मलेशिया जो कि भारत, यदि भारत यहां पर, मलेशिया यहां कहीं देखने को मिलेगा। इंडोनेशियन एंड ऑस्ट्रेलियन, इन विच दीज कंट्रीज आर लोकेटेड, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में आती है। यहां तक बात समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, सिर्फ मेरी एनर्जी के लिए नहीं दोस्तों। यहां पर मैं किस हालत में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन बस मैं यही चाहता हूं कि एक बार आप मेरा साथ दें, मुझे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स इट। कोई फीस नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना प्यारा पीडीएफ आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर आप लोगों को सारे पीडीएफ, सब चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जितनी भी चीजें आप लोगों को चाहिए वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पुराने वीडियोस और जितनी भी चीजें आप लोगों को समझनी है वो सब चीजें। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? हॉटस्पॉट जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा हो, जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द देयर वेजिटेशन, प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। हॉटस्पॉट में पहले आपको डेफिनेशन बता चुका हूं ठीक है, लास्ट, आई थिंक लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट पेज है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट बट नॉट ऑल, ज्यादातर लेकिन सब नहीं, ऑफ द हॉटस्पॉट्स रिलाई ऑन स्पीसीज रिच इकोसिस्टम्स फॉर फूड, फॉर फायरवुड, फॉर क्रो प्लांट एंड इनकम फ्रॉम टिम्बर in Madagascar. For example, about 85% of the plant, 85% of the plant and animal are found now where fails in the world. Other hotspot in wealthy countries are facing different type of pressure. The island of Hawaii, हवाई का जो आइलैंड है, have many unique plant. हवाई के जो आइलैंड है वो बहुत सारे प्लांट रखता है सर, एंड एनिमल्स दैट थ्रेटेन्ड बाय इंट्रोड्यूस स्पीसीज एंड लैंड डेवलपमेंट, और ऐसी स्पीसीज, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि वहां पर पाए जाते हैं। क्या एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दूं चैप्टर का? इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। पुनः से चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही टाइम लगे लेकिन मैं आप लोगों के एक क्वेश्चन रहने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, जरा एक बार नजर घुमा लेते हैं, क्या क्या टेक्निक, यहां से कुछ नहीं होगा, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो लाइक हो रहा है, वीडियो ओके। सो अपन स्टार्ट करने वाले थे, अपन हम लोग कहां थे? हम लोग थे 61 पे, फर्स्ट पे, राइट। सो
ये अपन ने क्लियर कर लिया था, दिस वन इज ऑल्सो गोना बी क्लियरिंग। फिर इसके बाद अपन देखना किस तरीके से हम Q&A पढ़ेंगे। हम लोग जो Q&A पढ़ेंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों के बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। कि यहां पर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, बायोडायवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन है कि सोलर एनर्जी और वाटर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आते हैं। बायोडायवर्सिटी इज सिस्टम इज कांस्टेंट इवोल्यूशन, मतलब उसको वो कांस्टेंट इवोल्यूशन की जरूरत है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ स्पीसीज के लिए। लाइक सपोज करिए कि हम लोग स्पीसीज को कंजर्वेशन करते हैं, तो हमें स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए इवोल्यूशन करना पड़ेगा सर। आप ये नहीं कह सकते, जैसे अभी मैं बात करूंगा कि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है, राइट। सो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे जयपुर होते हुए बॉम्बे जा रहा है। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली, बहुत जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां जयपुर से दिल्ली जाने में पहले 5 घंटे लगते थे, वहां अब जयपुर से दिल्ली जाने में मात्र 2 घंटे लगेंगे। जो भारत के सड़क मंत्री हैं, यानी परिवहन जो मंत्री हैं, उनका नाम जो है नितिन गडकरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना सराहनीय काम उन्होंने किया है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। इवन में आप मेरी बात करो तो मैंने अभी तक जब से मैं वोट देने लगा हूं, मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। मैंने आज तक उस कैंडिडेट को वोट दिया है जो कि एजुकेटेड हैं और जो मेरे को लगा है कि जो कुछ कर सकता है। नॉट इवन फॉर वो किसी बड़ी पार्टी से बिलोंग नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हीं को वोट दिया है, चाहे वो चुनाव में हारे चाहे जीते। लेकिन मेरा वोट उसी को जाएगा क्योंकि मेरे को अधिकार है ये चुनने का कि मैं किसे चुनता हूं गवर्नमेंट के अंदर। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। बात इतनी सी है यहां पर, क्योंकि चूंकि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो आई थिंक चाहे आप क्लास 11th में पढ़ते हो, चाहे आप आगे आने वाले अगले 20 सालों की बात करो, कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये दलदल है दोस्तों, ये दलदल है। ये यहां पर सियासी खेल चलते हैं, झूठे वादे, झूठे सब कुछ झूठ है। बात इतनी है कि उन्होंने इतना सराहनीय काम किया है, चाहे वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हो और मुझे बीजेपी पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो एक बहुत महान नेता है, बहुत महान काम कार्यशीलता है। इस वजह से, क्योंकि एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जैसे ये रोड निकल रहा है टोटल मिला के, अब बहुत लंबा रोड है। अब चूंकि जहां दिल्ली से बॉम्बे में पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब आधे टाइम में क्लियर होगा। अब जैसे ये रोड जा रहा था, यहां पर दो सेंचुरीज आती थी। मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है। एक सेंचुरी राजस्थान में थी और एक सेंचुरी जो थी वो आई थिंक महाराष्ट्र में थी, मेरे को जहां तक आइडिया है, या फिर यूपी में कहीं होंगी, या फिर महाराष्ट्र में। मेरे को 90% आइडिया महाराष्ट्र का, राजस्थान का तो 100% पता है कि जो सेंचुरीज के बीच में से ये रोड निकला, उन्होंने उस पे से ब्रिज बना दिया सर। उन्होंने उस पे ब्रिज बना दिया। आप समझ पा रहे हैं ये बात? मतलब इस तरीके से उन्होंने अंडरग्राउंड वो निकाला है, रोड निकाल दिया उस सेंचुरी के ऊपर से, सेंचुरी के नीचे से, ताकि जीव जंतुओं को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। और मैं एक पर्यावरणविद होने के नाते, मतलब मुझे अपनी इकोनॉमिक्स से जितना प्यार नहीं है, उससे ज्यादा अपने इन्वायरमेंट से जितना प्यार है, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। जब बात देश की हो तो मैं एक ही बात जानता हूं कि मुझे देश के साथ होना है। भाड़ में जाए नेता, भाड़ में जाए सब कुछ, देश पहले है सर। और ये मैं छाती ठोक के कहता हूं, मुझे गर्व है। आगे बात करेंगे। जो बात चल रही थी वो ये थी कि इससे क्या होगा ना, जो हाईवे बना है, एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली बॉम्बे वाला, उससे आपका फ्यूल बचेगा। भले ही 98,000 करोड़ रुपीस लगे हो इस वे में, लेकिन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है सर। ये अपने आप में कम नहीं होता सर ये। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करूंगा तो इसमें 2 लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है सर, ई व्हीकल की है। और इसके अलावा जो 6 लाइन है, वो 6 लाइन जो है वो नॉर्मल व्हीकल की है सर। वो हाईवे है 3 3 लाइन वाला। और इसके साइड में इतनी जगह छोड़ी है कि ये 2 मंजिल, मतलब 2 2 लाइन और बन जाए। और आई थिंक इसका म से नाम स्टार्ट होता है, राजस्थान में वो है, जो है उसका आई थिंक, जहां तक मुझे आइडिया है, म से नाम स्टार्ट होता है। बाय द वे, पॉइंट इतना सा है कि बायोडायवर्सिटी इससे बिल्कुल ज्यादा सेफ रहेगी।
काफी हद तक सेफ रहने वाली है सर। और वो सेफ्टी रहने का रीजन ही हमें ये है कि एक पढ़े लिखे नेता है, ये एक पढ़े लिखे नेता है सर। क्योंकि बिकॉज दे रियली नो, बिकॉज अब एक बात बताऊं, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन यदि आपको नॉलेज है, आपको देश की नॉलेज है, देश की समझ है, पढ़े लिखे तो बहुत सारे वो लोग भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बट इफ दे hunt elephant, if they hunt tiger and lion or maybe cheetah, then they really don't know then how can they will be doing this type of things, because that species are so rare ना। क्योंकि आप देखिए ना यार, इंडिया में कहां पहले लायन इतना पाया जाता था और अभी लायन मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर। आप गिर चले जाओगे गुजरात में, वहां आपको लायन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जगह लायन नहीं मिलेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवेंचुअली ऑन द अर्थ, हर जगह इवनली नहीं मिलती है सर बायोडाइवर्सिटी। कहां पर कोई स्पीसीज ज्यादा, कहां पर कोई स्पीसीज कम, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी वर्क करती है। इसके बाद मैंने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी इज इटसेल्फ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है सर वेराइटी, क्या क्या वेराइटी, और बायो मतलब होता है लाइफ में वेराइटी। अरे बोल कि एनिमल एक वेराइटी है, बिल्कुल है सर। एनिमल के बाद प्लांट एक वेराइटी है, बिल्कुल है। यहां तक यदि बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ूंगा। इन सिंपल टर्म्स बायोडाइवर्सिटी इज अ नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ए स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन के अंदर। इट रिफर्स टू द वेराइटीज ऑफ प्लांट, ऑब्वियसली बात है प्लांट की वेराइटीज को। एनिमल्स को भी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, न्यूक्लिया, और जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं या जमीन के बाहर पाए जाते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बट दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक जो दिखते भी नहीं है। अभी एक बात बताऊं, चींटी तो फिर भी चलो सेंटीमीटर में हो जाएगी, उससे भी छोटे छोटे बहुत सारे जीव होते हैं, कभी देखना आपको वो जीव दिखेंगे। मैंने एक्चुअली क्या हुआ, मैं जिस फ्लैट में रहता हूं वहां पर राजमा जो होते हैं, राजमा आप सभी ने खाए होंगे। सो अब मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं सबको चेक करता रहूं, क्योंकि कोई गर्ल होती है, कोई लड़की होती है, या फिर मैं मेरी फैमिली के साथ रहूं या सभी अपने फैमिली के साथ रहें, तो वहां पे माँ जो होती है, सबकी अपनी माँ होती है, और वो सब कुछ चेक करती रहती है समय समय पे, टाइम टाइम पे, ताकि उससे चीजें खराब नहीं होती है। बट आई डोंट थिंक सो मैंने राजमा कब चेक किया, लास्ट आई थिंक 2 to 3 months हो गए होंगे। मैंने चेक किया तो उसमें छोटे छोटे इतने बारीक बारीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले जो जीव हो गए थे, जिनको मैं देख भी नहीं पा रहा था, बस वो हिल रहे थे, मूव कर रहे थे। देन आई फाइंड इट, और मैंने उसको पूरे बॉक्स को फेंका। बात इतनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बायोडायवर्सिटी के अंदर आते हैं। ये एक सोचने वाला विषय है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भले ही बायोडायवर्सिटी में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएं। यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़े। सो द जीन्स दैट कंटेन्स द इकोसिस्टम दे फॉर्म, इट रिलेटेड टू द मतलब इट रिलेटेड टू द वेरिएबिलिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। आगे बढ़े हैं। बायोडायवर्सिटी 3 टाइप की मैंने पढ़ाया, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। जेनेटिक के बारे में बात करूंगा, जीन्स से बेसिक होती है, और जो जीन्स होते हैं वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सर, फॉर किसके लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सर, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, फॉर ह्यूमन लाइफ। यहां तक बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Genetic biodiversity refers to the variation of genes within species. Refers to the variation of genes within species. यहां तक बात क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते हैं। Groups of individual organisms having certain similarities in their physical characteristics are called species. किसे कहते हैं सर, जिसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा भी आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएगी, that calls
स्पीसीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जरा देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी आगे बढ़ेंगे। यहां तक सब पढ़ाया हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स जेनेटिकली बिलोंग्स टू द होमोसेपियंस groups also differ in the characteristics such as height, color, physical appearance etc. considerably. This is due to the genetic diversity. आपको पीडीएफ चाहिए, इतना शानदार पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर सब मिलेगा, ठीक है। बात इतनी सी है दोस्तों कि दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। यहां तक बात समझ में आई हो तो क्या मैं आगे पढ़ूंगा। बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स के बारे में मैंने बताया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको थ्योरी बताई थी। उस थ्योरी में मैंने क्या लिखा कि दिस रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज। ऑब्वियसली बात है यार, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा तो क्या वो जेनेटिक से रिलेटेड होगी, और वहीं पर स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा वो स्पीसीज से और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इकोसिस्टम से, और तीनों को रिलेट करके तीनों पॉइंट्स को खत्म करेंगे। बायोडाइवर्सिटी पढ़े ही मैंने, बायोडाइवर्सिटी के 3 पॉइंट्स पढ़े, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब जो इकोलॉजी वाली डाइवर्सिटी होती है, इसके अलावा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और जो मैंने फर्स्ट वन जो मैंने पढ़ी थी वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या लिखा कि जेनेटिक्स जो है वो एक ब्लॉक की तरह काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। और ये जाहिल गवार लोग हैं, बिल्कुल गवार लोग हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। ये आवारागर्दी जो लोग होते हैं ना, जो अपनी दिखाने के लिए गर्ल्स को या फिर पता नहीं किन्हीं को दिखाते हैं, ऑब्वियसली बात है बॉयज इतना तेज चलाते हैं, और जो दिखाते हैं लड़कियों को, इनको पता भी नहीं है कि वो जिस स्पीड से जा रहे हैं ना, लड़की यदि देखने भी आएगी ना बालकनी से, उतनी देर में तो वो आधा रोड क्रॉस कर जाएंगे। उनकी शक्ल क्या, उनकी बाइक का नंबर नहीं दिखेगा। क्या गंवार लोग। और फिर हॉर्न बजा, अरे छोड़ो छोड़ो दिखाने का छोड़ो, यदि कोई छोटा सा बच्चा खेलता खेलता रोड क्रॉस करता करता आगे आ गया, मतलब ऑब्वियसली बात है एक कॉलोनी है, वहां पर कोई बच्चा घर से बाहर निकला भागने के लिए, उतने में यदि इन्होंने कर दिया तो वो तो बेमौत मारा जाएगा। कोई भी बच्चा क्या, बड़े बड़े इंसान तक के लग जाएगी यार। क्या जान क्या होती है आजकल के ह्यूमन इंसानों में, लेकिन इन गंवारों में अकल नहीं है यार, और आएगी भी नहीं, कभी नहीं आएगी। धीरे चलाओ, आराम से गलियों में चला रहे हो यार, तुम तेज चलाना, रोड पे जाके मरो। समझ में आ रही है बात। अब क्या पता क्या लोग हैं, और हॉर्न बजाते हुए निकलेंगे ऐसे जैसे कोई तोप है। मतलब इतना तो प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं, उनकी स्पीड देखना एक बार प्राइम मिनिस्टर की, कितने तरीके से चलाते हैं गाड़ी जबकि उनकी जान को कितना खतरा रहता है। तो भी नाउ आगे बढ़ते हैं। द एरियाज रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो 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 पीछे तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है मैं बोलूंगा हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है। एरियाज रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, ऐसा एरिया जहां पर डाइवर्सिटी रिच हो, जहां पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी रिच हो, ऐसा एरिया जहां पर ऐसी डाइवर्सिटी जहां पर स्पीसीज की मात्रा आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। आगे बढ़ूंगा, इसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। तो यहां आई होप आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, फटाफट से पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, and have played a major role in diversity of nature of genetic species and ecological level। ऑब्वियसली बात है, बायोडाइवर्सिटी को मैंने जब 3 टाइप में डिवाइड किया, जेनेटिक, बारिश आने लग गई, इकोलॉजिकल, और इसके अलावा जो थर्ड पार्ट में मैंने डिवाइड किया वो है स्पीसीज। सो यदि मैं इन तीनों के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल सर इन तीनों के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स, इकोलॉजिकल रोल, इकोनॉमिक रोल एंड द साइंटिफिक रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड विद, क्या क्या सर, फ्यूल, कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फलाना ढिमकाना, सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इकोलॉजिकल रोल क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, एक बार इसको रीड मारेंगे। इसके बाद इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक रोल क्या होता है, पहले तो इकोलॉजिकल रोल और उसके बाद इकोनॉमिक रोल। इकोनॉमिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्रॉप डाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चर के लिए जिसे आप एग्रो बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, और बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज ए रिजर्वियर ऑफ रिसोर्सेज, लाइक जैसे पेट्रोल वगैरह हो गए, फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया। फार्मास्यूटिकल मतलब जैसे प्लांट से जो जड़ी बूटियां बनती है। थोड़ा सा फेस आपको काला दिखाई देगा, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि बाहर बारिश हो रही है तो जो सनलाइट है वो है नहीं, और जल्दी ही मैं रिंग लाइट्स वगैरह अरेंज करने वाला हूँ।
तो उससे क्या होगा ना, उससे सर बहुत हेल्प मिलेगी। दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब डेट्रियोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये फूड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स, फिश, मेडिकल रिसोर्सेज, इन सभी के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो फिश मार्केट है ना सर, वो इकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा अपने आप में एक फैक्टर मेजर करता है, एक मेजर फैक्टर है। और ये एक इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है सर, क्योंकि मेडिकल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी से मेडिकल रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही ना। अरे आया, आगे बढ़ो, फटाफट से बढ़ो। सिग्निफिकेंट साइंटिफिक रोल बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक बार पढ़ लेंगे, साइंटिफिक क्या रोल है। इसके अलावा लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या लॉस है, वो जरा वो भी पढ़ लेंगे। ये देखो आप, ये देखो आप, ये हालत हो जाएगी सर, यदि यदि जंगल ऐसे ही कटते रहे तो यहां पर ये जो आपको जंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एरिया, और जहां पर इन लोगों ने जंगल काटा हुआ है, मैं बता रहा हूं, भगवान ऐसे कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबका हिसाब लेगा, अल्लाह ऊपर वाला, भगवान, वाहिगुरु, सबका हिसाब लेगा। काटो जंगल काटो। फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताया मैंने आपको, रेड पांडा इंडेंजर्ड स्पीसीज है सर। इसके अलावा जिनकेरिया मतलब सबेस्टिनी, वो भी एक जो कि इंडिया के अंदर है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया। चलिए आगे देखें। इसके अलावा वल्नरेबल स्पीसीज जो कि थोड़ी सी कम, उससे खतर कम, इंडेंजर्ड से कम है, थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है। फिर उसके बाद रेयर स्पीसीज जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, जो कि बहुत कम मिलती है, वो वाली, जैसे गोल्डन टाइगर वगैरह। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने अभी पढ़ाई दिया है आप सभी को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अपन अब करते हैं एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एमसीक्यूज शुरू करते हैं। ओके, क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 के अपन एमसीक्यू करने वाले हैं। यहां पर मेरे साथ देखना, मैंने बहुत मेहनत करी है दोस्तों, फिर भी बता रहा हूं, मेहनत करी है। और मेहनत करी है ना, तो वीडियो को मैं कुछ नहीं चाहता, लाइक करो, एटलीस्ट लाइक एटलीस्ट करो, एटलीस्ट लाइक तो बनता है यार। क्योंकि देखो, ये जो है ना, इतना प्यारा स्लाइड कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना प्यारा स्लाइड कहीं नहीं मिलने वाला है। और फिर अब ये जितनी भी स्लाइड है ना सर, ये एनिमेटेड स्लाइड है। और मैं एक बात बताऊं, मैं और भी ज्यादा बच्चों वाली लेके आने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बड़े हो गए हो यार, 11th क्लास में आ गए हो, कोई बच्चे नहीं रहे अब। अपन गंवारों जैसे नहीं करेंगे कि बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं कि ये वो, ना 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 ना। अपन पढ़ेंगे मैच्योर तरीके से, जैसे यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, जैसे यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 16, मेरे यानी रोहित के साथ। वेलकम टू द क्लास। रोहित सर आप सभी का वेलकम करते हैं इस क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है आपको। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? पहली चीज, बायो प्लस डाइवर्सिटी, यानी स्पीसीज के अंदर वेराइटीज। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन्स दे कंटेन्स द इकोसिस्टम दे फॉर्म। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? फिर से, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जरा फोटो देखेंगे एक बार, देखिए स्पीसीज दिखाई दे रही है आपको अलग अलग, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ये देखिए आप, ये देखिए आप, प्लांट्स की वेराइटी। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? जरा फिर से पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि द प्लांट की वेराइटी, एनिमल की वेराइटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी, द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल हमने पढ़े हैं सर, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। जरा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। जेनेटिक, इट रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, इट रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीसीज। और इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा तो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इकोसिस्टम इन ए सर्टेन एरियाज। यहां तक बात समझ में आ रही है? फिर से आंख बंद करके बोलेंगे एक बार। 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है हमने, जेनेटिक, जेनेटिक के बाद हमने पढ़ा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जीन्स के बारे में बात करेंगे हर स्पीसीज के अंदर। स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा तो स्पीसीज का वेराइटी के बारे में बात कर रहा हूं, और इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा तो नंबर ऑफ इकोसिस्टम इन सर्टेन एरियाज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जरा देखो एक बार,
इफ वी लूज बायोडाइवर्सिटी वी लूज एवरीथिंग, इफ वी लूज बायोडाइवर्सिटी वी लूज एवरीथिंग। वोट करो। मैं जब गवर्नमेंट की जो सबमिट होती है जैसे कोप, आप जैसे कोप एक सबमिट होता है जो कि बेसिकली एक इकोसिस्टम के लिए ही होता है, जिसे आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पीरियड ऐसा कुछ करके बोलते हैं, मेरे को फुल फॉर्म इसका याद नहीं है। अभी कोप 21 हो रहा है आई थिंक, और मुझे जहां तक आइडिया, इसको पहले पेरिस पर्यावरण ऐसे कुछ करके बोलते थे, चलो खैर ये जाने दो, आई एम नॉट बी प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए सर आप ध्यान रखो, वरना सब कुछ खो दोगे, ऑब्वियसली बात है सर, सब कुछ खो दोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉटस्पॉट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जहां पर वेराइटी ज्यादा हो जाएगी स्पीसीज की, दैट कॉल्स हॉटस्पॉट। द एरिया रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, जहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी ऐसा एरिया हॉटस्पॉट कहलाता है। चलो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल टू ह्यूमन काइंड। एनिमल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल इन ह्यूमन काइंड। एनिमल्स कैप्चर द स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस द डिकम्पोज, मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे जो होता है गोबर, जैसे आप कंपोस्ट करके कंपोस्ट नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह बनाते हैं, और मिथेन गैस जो निकलती है इसको जलाने में आप काम लेते हैं। इसके अलावा वाटर, न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेस हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट, और वो रेगुलेट क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए काम आती है। जितनी ज्यादा CO2 जाएगी ना सर, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन भी जनरेट होगी। लेकिन अर्थ की 20% ऑक्सीजन तो सिर्फ ब्राजील के जंगल जनरेट कर देते हैं। अब आप पूछोगे सर कि ब्राजील में जंगल इतने ज्यादा हैं कैसे? मैं बोलूंगा सर ब्राजील में जंगल इस वजह से ज्यादा हैं क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। ये अर्थ है तो अर्थ का ये जो जोन है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और यहाँ पर ब्राजील आता है, और इस एरिया में उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती है, सनलाइट सीधी गिरती है। अब ये देखो आप, न्यू ईयर पे हम पॉल्यूशन करेंगे और अर्थ ऐसे पिघल जाएगी सर, अर्थ तबाह हो रही है, यकीन मानिए सर अर्थ तबाह हो रही है। और अर्थ को जो तबाह होने में जिसका हाथ है ना, उसमें सर हमारा नंबर सबसे पहले आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझ पे खुद पर गर्व है, मुझे खुद पर गर्व है कि मैं प्लांट्स लगाता हूं। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्लांट्स को लगाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What do you understand by exotic species? Exotic species क्या होती है? Species which are not be natural inhabitants of the local habitat but are introduced into the system are called exotic। मतलब जो लोकल नहीं है, जो लोकल नहीं है, ऑब्वियसली बात है। अब 150 वर्ड्स में आंसर देना है। What are the role played by the biodiversity in the shaping of nature? नेचर की शेप के लिए बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है, जरा समझेंगे। जरा देखो आप, लिविंग एट द पास, मैंने ये सब सर करने में बहुत टाइम लगता है सर। इनरिच बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट कंजर्वेशन, इंप्रूव फायर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद यदि मैं ऐसे गया फिर मैंने ऐसे आया, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, इनहेंस फूड सिक्योरिटी, इंप्रूविंग सोइल सस्टेनेबिलिटी, जितनी ज्यादा मिट्टी उपजाऊ होगी उतनी ज्यादा फसल अच्छी होगी, CO2 का कम हो जाएगा कंबशन, एक्सेस एंड मिटिगेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद अपन बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में, व्हाट इज द क्वेश्चन कि नेचर की शेप में बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है। बायोडाइवर्सिटी इज कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कल्चर, टर्म्स, ह्यूमन कम्युनिटीज। मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, कौन कौन से रोल है? जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल लेवल, 3 लेवल लिख लेंगे आप। बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल, इकोलॉजिकल रोल ऑफ डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक रोल, स्पीसीज रोल ऑफ डाइवर्सिटी, एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों। So the point is biodiversity has contributed in many ways to the development of human culture, and in turns human communities have played a major role in shaping the biodiversity of nature at the genetic, species and ecological levels। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है और साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि यहां तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है मेरे दोस्तों। यदि यहां तक चीजें क्लियर हैं तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि स्पीसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी
प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक। इकोलॉजिकल में यही होता है। इकोनॉमिक बायोडायवर्सिटी में मैंने आप लोगों को बताया। फिर देखो यहां पर क्या है, इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी में इकोनॉमिक का क्या रोल है सर? वही है, फिश वगैरह है, और उसके अलावा फिश वगैरह है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। साइंटिफिक रोल क्या है? बायोडायवर्सिटी ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लाइफ फंक्शंस, वर्क एंड द रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम सस्टेनिंग का मतलब होता है विकास करना, डेवलप करना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, सतत कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस विकास करना। तो वैसे ही मतलब सस्टेनिंग इकोसिस्टम का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस जो इकोसिस्टम वर्क करेगा। हाउ इज दिस वन? तो साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी वो है, इकोलॉजिकल रोल बायोडायवर्सिटी ये है, इकोनॉमिकल रोल बायोडायवर्सिटी मैंने आप लोगों को बता दिया कि फूड, पैरा फार्मास्यूटिकल वगैरह एटसेट्रा, एंड दैट्स ऑन। नाउ the further thing is that what are the major factors that are responsible for the loss of biodiversity? के लिए मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है सर कि बायोडायवर्सिटी खतरे में है। पहला पॉइंट यहां पर ये जरा देखिए आप एक बार, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेयर इज माय पेन ट्यूब, जस्ट सेकंड है। ओके, सो यहां पर ये जरा देखने की कोशिश करना एक बार कि ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है ना सर, वो एक मेजर फैक्टर है। यहां तक बात समझ में आई? हैज इंक्रीज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि अरे यार अभी पेट्रोल जो है, पेट्रोल की रेट हाई क्यों है? पेट्रोल की रेट गवर्नमेंट ने हाई इस वजह से नहीं कर रखी है कि पेट्रोल अपने महंगा आ रहा है। पेट्रोल की रेट गवर्नमेंट ने हाई इस वजह से की है क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करें। यदि पेट्रोल की रेट है, यदि पेट्रोल की रेट कम होंगी ना, तो गवर्नमेंट लोग जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट ही नहीं होंगे। आज लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज जो पेट्रोल की रेट है वो जो सर वो कम नहीं है, पेट्रोल की रेट बहुत ज्यादा है। और वही रीजन है कि जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्विच हो रहे हैं। अरे बोल, यहां तक बात समझ में आ गई? अरे हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। which accelerate the loss of species and habitats of different part of the world, obviously बात है। now second point क्या है? over exploitation of resources and deforestation करोगे सर, deforestation करोगे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स। मतलब बायोडायवर्सिटी में जो लॉस होगा वो एक बार बताओ, बाढ़ आएगी तो बहुत सारे प्लांट बहेंगे, बहुत सारी एनिमल स्पीसीज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लॉस होगा, माइक्रो स्पीसीज को लॉस होगा। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, पेस्टिसाइड्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हेवी मेटल्स। बहुत सारे रीजन, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर हेवी टॉक्सिक मेटल्स भी है, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हैं, ठीक है, और पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स है। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेप विच आर नीडेड टू प्रिवेंट देम। क्वेश्चन ये भी तो पूछा था कि इनको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए जो स्पीसीज इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ना कि उनका शिकार करना चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करके चलें। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज, जो विलुप्त होने वाले, जो कि जिनकी अपने पास कमी है, द लेक ऑफ नेचुरल, उनका तो सर अपने कम से कम यूज करें। और जिनकी प्रचुर मात्रा में है कि, लेकिन सर अब प्रचुर मात्रा में बच्चे कहाँ हैं? आपका सवाल तो आ रहा होगा ना कि सर अब प्रचुर मात्रा में बच्चे कहाँ हैं? बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें खुद को प्लांट ग्रो करने चाहिए। एक बार बताइए, जब आप ट्रीज लगाएंगे तो आपको नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको, यदि आप ट्रीज लगाएंगे तो बाढ़ कम आती है, क्योंकि सर पानी, जमीन भी तो सोखती है ना, उपजाऊ जमीन होंगी। और बात यह है कि जब फिर पानी जो सही तरीके से फ्लो होगा तो पीने के पानी के लिए भी आपको 20-20 रुपए की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह आपको पानी की पर्याप्त मात्रा देखने को मिलेगी।
ठीक है, लोगों को ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छे से रहेगा तो लोग अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। हेल्दी लाइफ जी पाएंगे तो सर आप क्या बोलते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा तो वहीं से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्ड टू प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हो गया। वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉरेस्ट प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, फलाना ढिमकाना आर शुड बी प्रिजर्व, इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। और इसके बाद क्या है, ओके, ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स और वाइल्ड रिलेटिव्स। ये मैंने आप सबको सब पॉइंट पढ़ाए हैं, ये वाले अभी जस्ट पढ़ाए हैं। Habitats where species feed, breed, rest, and nurse their young should be safeguarded and protected. International trade in wild plants and animals be regulated. इनको रेगुलेट करना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का यहां पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपको कुछ भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन में हर चीज के लिंक मिल जाएंगे, अलग चैनल के अलग लिंक मिल जाएंगे। आपको जो भी समस्या हो आप प्लीज बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो भी शेयर कीजिए, नहीं आया तो भी शेयर कीजिए। और कोई पॉइंट आपको ज्यादा पसंद आया हो, कोई चिल्लाना फिल्लाना मजाक मस्ती, तो भी आप वो पर्टिकुलर टाइम स्लैप आपके दोस्तों को शायद शेयर कर सकते हैं कि देख कैसा मास्टर आया। ठीक है, तब तक के लिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया। आप सभी सुरक्षित रहें। ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है। वैक्सीन लगवाएं, नहीं लगवाया हो तो आपके पेरेंट्स को बोले कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और आप भी वैक्सीन लगवाएं। कुछ नहीं होता है, वैक्सीन लगवाने से कुछ भी नहीं होता है, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती है। मैंने खुद ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है। थर्ड वैक्सीन अब जब लगेगी तब हम थर्ड वैक्सीन भी लगवाएंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप प्लीज अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, भाइयों मेरे बहनों, जय हिंद।